खड़ा हो जाऊंगा तो चैट नजर थोड़ी आएगा। ठीक है भाई। ओके सर। तो कल आप लोगों को विस्कोसिटी पढ़ाई थी। अच्छा, देखो सीक्वेंस में फिर रिकॉल कर दूं। बेसिकली मैं पढ़ा क्या रहा हूं और कैसे पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये पता होंगी तो ही मेरे साथ चल पाओगे। तो पहले हमने सॉलिड स्टेट पढ़ी। जब हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट की तो फिर सॉलिड के हवाले से जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज और सारी इस तरह की चीजें थी ना, यानी कि सॉलिड से रिलेटेड जो कुछ था वो हम पढ़ रहे थे। यानी कि सॉलिड में सॉलिड की टाइप्स, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस सॉलिड, फिर उसके बिहेवियर्स यानी आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें हम जो सॉलिड से रिलेटेड था वो पढ़ रहे थे। फिर जब हमने लिक्विड स्टार्ट किया है तो अब देखो लिक्विड में भी बिल्कुल पढ़ने का तरीका ऐसा ही है कि पहले हम लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स को, लिक्विड के ऊपर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे। फिर कल हमने विस्कोसिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था जो काफी डिटेल है आपके कोर्स में। ठीक है। अब इसी के सीक्वेंस में जो दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है वो है सरफेस टेंशन का, जो विस्कोसिटी के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे साइंटिफिक रीजंस भी आते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या है, इसको समझने के लिए पहले मैं एक मिसाल दे देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, फिर हम सरफेस टेंशन पे बाकायदा चलेंगे। जो बेटा डाइवर्स होते हैं जो पानी में डाइव करते हैं, आपने देखा होगा डाइवर्स हमेशा जैसे अगर जैसे एक हाइट से डाइवर ने यहाँ पानी है यहाँ डाइव करना है, तो डाइवर हमेशा ऐसे मतलब एक डायगोनल पोजीशन में और हमेशा अपने हाथ को आगे करके डाइव करता है, यानी कि हाथ को ऐसे आगे करके डाइव करता है। कभी भी कोई डाइवर यानी कि यूं तीर की तरह आकर पानी पे डाइव करता है। कभी भी कोई डाइवर ऐसा देखा है जो यूं करके डाइव करे और बिल्कुल पेट के बल ऐसे सीधा आके पानी पे गिरे? ऐसा कोई डाइवर देखा है? नहीं देखा। हाँ सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं सर। अगर ऐसे आप, ये पानी है फॉर एग्जांपल और इस हाइट से आप डाइव कर रहे हो, बजाय ऐसे डायगोनल क्रॉस में आने के आप ऐसे पेट मतलब बिल्कुल सीधे होकर पानी पर आके ऐसे गिरो तो क्या होगा? पता है किसी को क्या होगा? सर चोट लगेगी। चोट लगेगी। अच्छा ठीक है, ये जो चोट लगती है ना बेटा, ये चोट लगती है इसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है। तो अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली on unit length of surface of liquid। लिक्विड की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। सारी बातों को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सरफेस टेंशन क्यों आती है लिक्विड्स में और कैसे आती है लिक्विड्स में। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को पढ़ना है। तो मान लो ये एक लिक्विड है मेरे पास। ठीक है, इस एक बीकर है, इस बीकर में लिक्विड है, ये लिक्विड की टॉप सरफेस है, यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कि गैप होता है। ठीक है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा पिछले साल मैट्रिक फिजिक्स में आप लोगों ने न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था। किसी को वो लॉ याद है? यस सर। सुनाओ जरा क्या था। ऐसी वर्बली बता दो, डेफिनेशन मत बताओ, वर्बली बता दो कि न्यूटन ने अपने उस ग्रेविटेशन लॉ में क्या क्या बोला था। किसी को याद नहीं है? बेटा आवाज आ रही है मेरी?
बेटा आवाज आ रही है? जी सर, ठीक से याद नहीं है। जितना भी याद है, जैसा भी याद है बताओ। कौन सा तुमने यहाँ पर मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा हूँ? क्या गलत जवाब दोगी तो करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा? जो भी याद है बता दो, जो भी जहन में वो बता दो, याद को छोड़ दो। बताओ। नहीं याद सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, न्यूटन ने अपने लॉ में कहा था कि दो मासेस होते हैं ना, दो बॉल्स हैं ये, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। तो ये दोनों मासेस हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा वजन होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये न्यूटन ने अपने लॉ में कहा था। मैं इसकी ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इसको किसी और तरीके से आगे आगे याद आ गया। ठीक है ना, मैं इसको किसी और तरीके से समझा देता हूँ। देखो, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत टाइटली पैक करके रखते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, बट ऐसा नहीं होता कि हो ही ना। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? जी सर। जी सर। ठीक है ना भाई? क्योंकि अगर इसमें सॉलिड जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो ये लिक्विड नहीं होता, सॉलिड होता। और अगर इसमें गैस जैसा बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो ये लिक्विड नहीं होता, गैस होता। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, ये जो सेंटर में ये वाला, इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, दे अट्रैक्ट्स ईच अदर। ऐसे ही होगा, चारों तरफ से ये मॉलिक्यूल खींचेगा। यानी कि मैंने इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ये मॉलिक्यूल है तो ये ऊपर से और नीचे वाले मॉलिक्यूल से खींच रहा है। अपने पड़ोसी जो हैं इसके दोनों, वो भी खींच रहे हैं। फिर जो डायगोनल पड़ोसी हैं वो भी खींच रहे हैं। इस तरीके से चारों तरफ से खींच रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, ये एक जमीन पर मैंने एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। इस डब्बे पर मैं इस जानिब 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, और इस जानिब 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। बताओ डब्बा किस तरफ जाएगा, राइट पर या लेफ्ट पर? राइट पर। राइट पर सर। ठीक है, राइट पर जाएगा, क्योंकि सर इधर फोर्स ज्यादा है। अच्छा, मैं अगर एक काम करूं, मैं इसको भी 10 न्यूटन कर दूं, तो आ जाओ। अब बताओ कहां जाएगा? सर यहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा। वहीं पे रहेगा। सही है, वेरी गुड। यानी कि ये सर अब मूव नहीं कर सकता, बिकॉज इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही है वो बैलेंस हो रही है। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड है, तो बैलेंस फोर्स है, तो इसलिए वजह से ये बॉक्स मूव नहीं कर सकता। अब आ जाओ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर। अच्छा देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हों या लिक्विड के जो पार्टिकल्स हों, देखो सॉलिड के पार्टिकल्स में मैं कहता हूं कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो बहुत यूनिफॉर्म होती है, बहुत यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर उस सॉलिड के टुकड़े में 100 एटम है ना, तो 100 के 100 एटम एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींच रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एटम जो है वो ज्यादा फोर्स लगा ले, ज्यादा खींच ले, और दूसरा एटम कम फोर्स लगा ले, कम खींच ले। ऐसा नहीं होता, बराबरी से खींचते हैं। सेम लिक्विड में आ जाओ। लिक्विड में मैंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले में कम होती है और गैस के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बैलेंस होती है। यानी कि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक ही फोर्स की मिकदार से खींचता है। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि ये वाला मॉलिक्यूल अगर इसको 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, तो ये भी 10 न्यूटन खींचेगा, ये भी 10 न्यूटन की फोर्स से खींचेगा, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, और ये भी 10 न्यूटन। सारे खिंचाव जो होगी
यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स का जो खींचना होगा वो बराबर होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, जब सारी तरफ से, चारों तरफ से खिंचाव इसके ऊपर बराबर है, तो क्या ये मॉलिक्यूल कहीं मूव कर सकता है? नो नो सर। नहीं कर सकता। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब मैं कंसीडर कर रहा हूं ये सरफेस वाला टॉप का मॉलिक्यूल। अब इसके ऊपर देखें तो इसको खींचने वाले कौन कौन है? ये बराबर वाला है, ये बराबर वाला है, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला। ऐसा ही है। ऊपर ऊपर है कोई? ऊपर है कोई? नो सर। नहीं है ना? चलो इसको डायग्रामेटिकली देखें। अगर यहां से खिंच रहा है, यहां से खिंच रहा है, यहां से खिंच रहा है, यहां से खिंच रहा है और यहां से खिंच रहा है। ठीक है। अब इधर 10 न्यूटन है, इधर भी 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 10 न्यूटन है। अब बताओ कि इन फोर्सेस में से कौन कौन सी फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, कौन कौन सी बाकी रहेंगी? सर जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं वो बाकी रहेंगी और बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी। वेरी गुड। ये वाली सर कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। हाँ, डाउनवर्ड वाली सर कैंसिल नहीं हो सकती। रीजन क्या है कैंसिल ना होने की डाउनवर्ड वाली? क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही। अपवर्ड वे में फोर्स नहीं लग रही। अपवर्ड वे में फोर्स नहीं लग रही, सही है, बिल्कुल ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही। इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर इनके ऑपोजिट कोई फोर्स नहीं है। इस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स होती तो कैंसिलेशन होती, लेकिन चूंकि इस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई सर फोर्स नहीं है तो कैंसिलेशन नहीं है। ओके, ठीक हो गया। अब दोबारा से ऐसी ही एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लिक्विड की टॉप लेवल है। अब देखो, अब तुम्हें बीच वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है, तो बीच में मौजूद है वो भी समझ में आ गया, और जो टॉप पे मॉलिक्यूल मौजूद है उसके साथ क्या हो रहा है वो भी समझ में आ गया। यानी कि ये जो टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे ये अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा, जिसे कह सकते हैं ना, टाइटली पैक होंगे। ऐसा ही है, क्योंकि जी इस मॉलिक्यूल पर तो चारों तरफ से फोर्स बराबर है, ये कहीं हिल ही नहीं रहा। लेकिन ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं इनके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स तो है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो ये अपने नीचे, अपने जो मतलब टॉप फ्लोर से जो नीचे वाला फ्लोर है उस फ्लोर के मॉलिक्यूल से जाके बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो जाएंगे। सही है। बस ये जो मॉलिक्यूल्स का इस तरीके से पैक होना है ना, ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये डाउनवर्ड फोर्स जो है ना, ये वाले डाउनवर्ड फोर्स, इस डाउनवर्ड फोर्स को कहा जाता है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल से बहुत टाइटली चिपक जाते हैं। ये एक इसी तरीके से कि ये एक जैसे इतने ज्यादा टाइटली पैक हो जाते हैं कि जैसे ये कोई शीट बना लें। कोई शीट होती है ना, मतलब आप एक लंबी सी शीट ऐसे खोलकर खड़े हो जाओ, मैं ऊपर से छलांग लगाऊं तो वो जो शीट नुमा वैल्यू है ना, समझ लो ऊपर से छलांग लगाऊंगा तो मैं शीट पर रुक जाऊंगा, तो बिल्कुल शीट वाला काम करते हैं। इसीलिए जब डाइवर्स डाइव करते हैं तो वो हमेशा अपने हाथ को ऐसे आगे की तरफ रखते हैं, यानी कि हाथ को भी ऐसे चोंच बनाकर आगे की तरफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये एक पर्दे की सूरत बना लेते हैं, लिक्विड के सरफेस पर एक पर्दे जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो
ये जो हाथ की नोक होती है ना, ये क्या काम करता है, ये उस पर्दे को चीरने का काम करता है, यानी कि उस चीर के ये उसके अंदर तक चले जाते हैं पानी के। और अगर आप बजाय ऐसे हाथ को नोकीला बनाकर आगे आए और चीरते हुए पानी के अंदर जाएं, आप बजाय पानी पे ऐसे आके ऊपर से यूं गिरेंगे ना, तो क्या होगा, ये जितनी भी सरफेस टेंशन होगी ना, ये सारी की सारी आपकी बॉडी पर लगेगी और आपकी बॉडी जख्मी हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से। चाहो तो YouTube या गूगल करके देखना, ये इतनी, मतलब अगर इस तरह से डाइव करते हुए आप पेट के बल गिरे, तो ये सरफेस टेंशन की फोर्स इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि ये आपकी बॉडी को लहूलुहान कर दे, बल्कि मौत की घाट तक भी उतार सकती है। ये सरफेस टेंशन की फोर्स देखने में बड़ी मामूली सी है, लेकिन है बड़ी खतरनाक। अगर इस सरफेस टेंशन को फील करना हो, तो अभी फ्री होने के बाद किसी बकेट में पानी लो और पानी के ऊपर अपने हाथ को ऐसे लेके जाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा हाथ, जब तुम ऐसे पानी के अंदर लेके जा रहे हो ना यूं, तो मुश्किलों से अंदर जाएगा, यानी कि मुश्किल से तो नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको अंदर ले जाने के लिए। लेकिन इसी हाथ को जब आप ऐसे करके परपेंडिकुलर लेकर जाओगे, तो बड़ी आसानी से आपका हाथ अंदर की तरफ चला जाएगा। और करके देख लेना, क्योंकि जब ऐसे करके हाथ आ रहा है ना, यानी कि ये इसी तरीके से कि वो पर्दे को एक नोकीली छुरी की तरह ऐसे चीरते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा। और जब आप ऐसे लेकर जाओगे तो समझ लो आपकी पूरी बॉडी उस फोर्स के कांटेक्ट में आ रही है। बात समझ में आई? सरफेस टेंशन समझ में आया क्या होता है, क्यों होता है? जी सर। अच्छा, अब इसे इनवर्ड पुल कहा जाता है। इनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ खिंचाओ। और यहां जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है परपेंडिकुलरली, इसका मतलब पता है? सर लिक्विड के साथ 90 का एंगल बना रही हो। बिल्कुल। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, जैसे कि ये एक लाइन है, इस लाइन के साथ अगर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है, तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर। ये लाइन क्या है, ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेटा वो लाइन होती है जो किसी और लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर ले। 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। बात समझ में आ गई? जी सर। कोई जी सवाल सर। या कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलूंगा। अच्छा, एक और बात बता दूं कि सरफेस टेंशन की एक्सप्लेनेशन में किताब में या मुख्तलिफ जगहों पर एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो ना, ये जो बीच के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर सरफेस टेंशन नहीं होती, उनको कहा जाता है पार्टिकल्स ऑफ बल्क। इनको कहा जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। इनको कहा जाता है बल्क पार्टिकल्स या बल्क मॉलिक्यूल्स। और ये जो सरफेस वाले होते हैं इनको कहा जाता है सरफेस पार्टिकल्स या सरफेस मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी जी सर। सर। जी सर ले लिए। ठीक है। अच्छा जी, सरफेस टेंशन की यूनिट्स की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है इस फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है, ठीक है। लेकिन फोर्स के और भी यूनिट होते हैं। फोर्स का एक यूनिट डाइन होता है, फोर्स का एक यूनिट अर्ग भी होता है, ठीक है। तो न्यूटन भी होता है और डाइन या अर्ग भी होता है। ऐसा यूनिट जो इसका होता है, ऐसा यूनिट इसका होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, या फिर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो हम डाइन पर सेंटीमीटर की यूनिट इस्तेमाल करते हैं।
ये जो यूनिट है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये कॉमन यूज यूनिट है, यानी कि ये कॉमनली यूज होती है ज्यादातर। सर ये भी ऐसा ही यूनिट है? नहीं, ये ऐसा ही नहीं है, ये वाली ऐसा यूनिट नहीं है। ऊपर वाली यूनिट ऐसा ही है, नीचे वाली कॉमनली यूज है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर ये जब ऐसा यूनिट मौजूद है तो आप हमारे अंदर ऐसे क्या खलिश थी कि हमने एक अलग से यूनिट बनाया? बेटा इसका अलग से यूनिट इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो न्यूटन फोर्स होती है ना, ये न्यूटन फोर्स अच्छी खासी होती है, यानी कि फोर्स को जब हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं तो वो अच्छी खासी फोर्स होती है। और सरफेस टेंशन की फोर्स इतनी ज्यादा होती नहीं है कि इसको न्यूटन में मेंशन किया जाए। अगर मैं इसको न्यूटन पर मेजर करूंगा ना तो मेरी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, ऐसे आएगी लाइक 1.2 एक्सपोनेंट -4 एक्सपोनेंट -3, यानी कि एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में चली जाएगी और बहुत छोटी वैल्यू आएगी। इस वजह से इसको मेजर करते हैं डाइन्स में। डाइन जो है ना फोर्स का ही यूनिट होता है, लेकिन ये छोटा यूनिट होता है। इसकी वजह से जो सरफेस टेंशन हम मेजर करते हैं उसका आंसर ऐसा आता है कि हम वो कॉमनली बोल सकते हैं 10, 20, 50 वाली लैंग्वेज में। बात समझ में आई? जी सर। जी सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। ठीक नो है, सर। अब हम बात करते हैं बेटा फैक्टर्स जो कि सरफेस टेंशन पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जो कि सरफेस टेंशन पर अप्लाई होते हैं। तो पहला फैक्टर जो सरफेस टेंशन पर अप्लाई होता है वो होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो। अब बताओ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस सरफेस टेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वेरी गुड। देखो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली। देखो बात यही हो रही है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जितनी ज्यादा पावर से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी। तो अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उनकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। अब बताओ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली? इनवर्सली सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, क्यों होगा? सर क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगती है ना, इसलिए। वेरी गुड। तो सरफेस टेंशन इससे होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो फैक्टर आता है वो आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। अच्छा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझने से पहले जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आपके पास दो लिक्विड्स हैं, एक है शहद, ठीक है, हनी, और एक है वाटर। बताओ सरफेस टेंशन ज्यादा किस में होगी? हनी। हनी में। ओके, क्यों? क्योंकि सर हनी वाटर से ज्यादा लाइट नहीं होता, वाटर ज्यादा लाइट। बेटा विस्कोसिटी, सर हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है ना, तो विस्कोसिटी के सर जी सर। जितने भी फैक्टर्स कल हमने पढ़े थे जो विस्कोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, जरा गौर करो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर भी सरफेस टेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। ये तो खैर ऐसी एक एग्जांपल, एक रियल लाइफ आपके सामने रख दी थी। अब आते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। अच्छा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या है? मॉलिक्यूल्स, ये मैं एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, मॉलिक्यूल्स विद ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो हैव हाई सरफेस टेंशन, उनकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें ज्यादा हो उनकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी हमारे पास है, वो भी देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ये मैंने आप लोगों को उसमें समझाया था, सॉलिड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जब बता रहा था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद है ना सबको? जी सर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आते हैं। तो पार्टिकल्स जितना ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके पास जो है वो उसकी सरफेस टेंशन होगी। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलते हैं। यस। ओके सर। ठीक है बेटा। अच्छा, एक साइंटिफिक रीजन है जो अक्सर पेपर में आ जाता है, तो वो इसके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। बस वो साइंटिफिक रीजन डिस्कस करके जो है वो फिर क्लास हम ऑफ करेंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। अच्छा जी, रीजन आता है कि वाई फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज स्फेरिकल इन शेप। पानी का या किसी भी लिक्विड का, फिलहाल पानी पे ही रख लेते हैं बात, ठीक है ना, ताकि आसानी से समझें। पानी का जब कतरा गिरता है तो वो कतरा कैसा होता है शेप में? पानी के कतरे को हमेशा आप जब बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा ही है। अगर जेन्युइनली डायग्राम्स या ड्राइंग में देखो तो पानी का कतरा ऐसा बनाया जाता है। पानी का कतरा कभी ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता? सवाल नहीं आया जहन में? कभी सोचा इस पर कि पानी का कतरा ऐसा क्यों बनाते, ऐसा क्यों नहीं बनाते? सोचा कभी? सर सरफेस टेंशन की वजह से। चलो वो तो अभी तो वजह सरफेस टेंशन ही है। वैसे कभी खुद से सोचा कि ऐसा क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों नहीं बनाते? अभी तो रीजन मैं खुद भी बता दूंगा, चलो बताओ। कभी खुद से सोचा कि सरफेस टेंशन तो छोड़ दो, मतलब कभी सोचा कि यार पानी का कतरा हम ऐसा बना रहे हैं, कभी ऐसा गोल क्यों नहीं बनाते? मतलब गोल बना लेते हैं, क्या जा रहा है, ऐसा लंबा लंबा क्यों बना रहे हैं? ड्राइंग करते हुए, ड्राइंग की नजर से पूछ रहा हूँ, साइंटिफिक नॉलेज में नहीं पूछ रहा, ड्राइंग की नजर से कभी सोचा कि यार क्यों बना रहे हैं ऐसा? नो सर, नहीं सोचा। चलो, कभी नहीं सोचा। क्योंकि सर लिक्विड सरफेस जो है वो ट्राई टू कांटेक्ट, वो ट्राई करता है कि स्मॉलेस्ट, कि वो वॉल्यूम का सबसे छोटा एरिया ले। ये बात तुम्हें किसने बताई? बताई तो नहीं है सर किसी ने। अच्छा, पता कैसे चली फिर ये बात? मैट्रिक में बताई थी। बात जिसने भी बताई होगी आपको बिल्कुल सही बताई है। देखो, अब तो चलो जहन में अभी तक नहीं थी बात, लेकिन अब तो सवाल आया होगा ना यार कि ऐसा क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्यों नहीं? मुझ जैसा इंसान जिसकी ड्राइंग हद से ज्यादा खराब हो, मैं तो पागल हो जाऊं ये सोच सोच के, भाई ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ? मुझे गोल बनाना ज्यादा आसान है कि ये बनाना ज्यादा आसान है? मैं बोलूंगा यार मेरे लिए तो गोल बनाना आसान है, मैं तो गोल बनाऊंगा। और यकीन करो, कसम खुदा की, मैंने अपने बचपने में ड्राइंग की अगर मैं मिसाल दूं ना, तो मैंने ड्राइंग में अक्सर पानी बनाते वक्त, पानी के कतरे बनाते वक्त गोली बनाए। और आप माने या नहीं माने, मैं अपनी टीचर से झाड़ खा चुका हूं इस बात पर कि ये गोल कतरे कौन बनाता है, ऐसे बनते हैं कतरे पानी के गिरते हुए बारिश के।
मैंने उनसे पूछा भी था कि मिस गोल क्यों नहीं, गोल क्यों नहीं होते मिस, ऐसे क्यों होंगे? तो मिस ने मुझे जवाब बताया नहीं था। वैसे ड्राइंग की मिस थी ना, उनसे शिकवा भी क्या करें बेचारी। खैर, तो इसका रीजन है why falling drop of a liquid is spherical in shape, why falling drop of any liquid or water is like this. Reason, it is due to surface tension. It is due to surface tension, sir. So why? देखो, जब लिक्विड किसी कंटेनर में होता है ना, तो लिक्विड उस शेप का होता है, उस कंटेनर की शेप का। लेकिन जब लिक्विड कहीं ऊपर से गिर रहा होता है या किसी कंटेनर से बाहर निकलता है, तो लिक्विड की जो शेप होती है ना, यहाँ पर लिक्विड की शेप कैसी है, इस कंटेनर में लिक्विड की शेप फिक्स है। लेकिन जब इस कंटेनर से बाहर लिक्विड को निकालोगे तो लिक्विड की शेप इंडिपेंडेंट हो जाएगी, इंडिपेंडेंट शेप हो जाएगी। बिकॉज याद रखना कि लिक्विड है इनडेफिनाइट शेप, लिक्विड के इनडेफिनाइट शेप होते हैं, इसका कोई मखसूस शेप नहीं है। क्या आप बोलेंगे लिक्विड इस शेप का होता है, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अब इंडिपेंडेंट शेप हो गई, चलो ठीक है। अब इंडिपेंडेंट शेप में भाई लिक्विड के पास भी तो मर्जी है ना, सर्कल बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, कुछ भी बन जाए। नहीं, घूम फिर के स्फेरिकली क्यों बनता है? इट इज बिकॉज कि अभी अब्दुल रहमान ने रीजन बताया कि देखो बेटा, हर चीज इस दुनिया में फैलना नहीं चाहती बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है। मतलब कहने का यह है कि हर चीज गैस के अलावा, सॉलिड हो या लिक्विड हो, दे ऑलवेज ट्राई टू कंटेन देयर वॉल्यूम। वो हमेशा अपने वॉल्यूम को कंटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक बहुत लिमिटेड मैनर में, लिमिटेड पैटर्न में रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि बहुत महदूद रखने की कोशिश करते हैं। अब उस बहुत लिमिटेड वॉल्यूम रखने की वजह से जितनी भी शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये साइंटिफिकली मैथमेटिकली प्रूवन है कि सबसे कम वॉल्यूम स्फेयर का होता है। यानी कि अगर मैं एक ही मेजरमेंट लूं, लाइक इसका मैं ले लूं 4 सेंटीमीटर, इसका भी ले लूं 4 सेंटीमीटर, इसका भी ले लूं 4 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस डायमीटर ले लूं 4 सेंटीमीटर, और स्फेयर में भी ले लूं 4 सेंटीमीटर। सारी शेप में एक ही लेंथ के रिस्पेक्ट से बना रहा हूं, लेकिन सबसे कम वॉल्यूम जो होगा ना, वो स्फेयर का होगा। यानी कि सबसे कम जगह जो घेरी हुई होगी वो स्फेयर ने घेरी हुई होगी, बाकी शेप्स ने स्फेयर के मुकाबले में जगह ज्यादा घेरी हुई होगी। तो इस वजह से जब कोई लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड हमेशा ट्राई करते हैं कि वो अपने वॉल्यूम को कंटेन करके रखें, वो अपने वॉल्यूम को बहुत ज्यादा फैलाएं नहीं। तो इस वजह से सरफेस टेंशन का फिनोमिना अप्लाई होता है और लिक्विड जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। जब लिक्विड का कतरा गिरता है तो वो राउंड होता है, ठीक है। जैसे वो थोड़ा सा ग्रेविटी में आता है, ग्रेविटी में आने की वजह से सरफेस टेंशन उस पर अप्लाई होती है और अल्टीमेटली वो अपनी शेप को कुछ इस तरीके से चेंज कर लेता है। यानी कि ये जो साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यानी कि यहाँ साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर सरफेस टेंशन अप्लाई होती है और ये पीछे की तरफ चिपकने लग जाते हैं पीछे वाले पार्टिकल्स से। अब जितना ज्यादा टाइटली ये चिपकते जाएंगे उतना ज्यादा स्फेरिकल शेप बनता चला जाएगा। रीजन समझ में आ गया? जी सर। जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, ओके बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ कर रहे हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे अब अगली क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।